तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो मल्टीपल ग्रुप सी लेवल की पोस्ट निकाली गई है, जिसमें असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे दे सकते हैं घर बैठे। तो उससे पहले हमारे सामने उसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ है। इसमें से जो मेन मेन की पॉइंट्स है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद इसके अप्लाई करने के ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निकाली गई है। जिस-जिस पोस्ट के लिए निकाली गई है, वो असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे जितने भी मतलब इसरो के जितने भी ऑटोनोमस बॉडी हैं, यानी जितने भी एफिलिएटेड बॉडी हैं ऑफ ऑटोनोमस के, उसमें सभी के लिए जितने भी पोस्ट हैं, सभी कैटेगरी वाइज़ सभी पोस्ट कितने-कितने निकाले गए हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस पीडीएफ में नज़र आ जाएगी। तो जितने भी ये हैं, आप लोग एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लें। इसके बाद यहाँ पे आप जो 3 नंबर पॉइंट है, इसमें जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर दी गई है। जैसे सपोज़ करिए आप असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि ग्रेजुएशन मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर सीजीपीए के स्केल पर आपकी जो है 6.32 जो होनी चाहिए आपकी सीजीपीए होनी चाहिए 10th पॉइंट के सीजीपीए स्केल पर, ठीक है? इसके बाद आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए कंप्यूटर चलाने में। ठीक उसी तरीके से जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए आप फिल करना चाहते हैं तो 60% होने चाहिए ग्रेजुएशन में आपके। और अगर आपका सीजीपीए है तो 10 पॉइंट सीजीपीए की स्केल पर 6.32 आपकी सीजीपीए होनी चाहिए। और इसमें और जो आपका ये जो है, अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए फिल करते हैं तो आपके पास 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोटाइपिस्ट में, ठीक है? और अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में आपके पास 60 वर्ड पर मिनट जो है आपके पास इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए और कंप्यूटर में आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए। अब एज लिमिट की बात करें तो 16 अगस्त 2026 तक जो आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 28 साल होना चाहिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या फिर रिजर्व कैटेगरी से फिल करते हैं तो। अगर आप ओबीसी से फील करते हैं तो 31 ईयर मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और अगर आप एससी एसटी से फील करते हैं तो 33 ईयर होनी चाहिए, ठीक है? आपकी जो मतलब एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। और बाकी जितने भी एम्प्लॉयज हैं, एक्स सर्विसमैन है या फिर डिपार्टमेंटल है, स्पोर्ट्स पर्सन है, जो भी उन लोगों को जो एज रिलैक्सेशन है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है? अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 500 रुपए लगने वाला है। हालांकि ये जो है आप एप्लीकेशन फी जो है 100 रुपीज है। और ये जो 500 रुपीज है आपको प्रोसेसिंग फी के फॉर्म में लगने वाला है, ठीक है? तो 100 रुपीज तो सभी का लगने वाला है और इसके बाद यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग फी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है? तो प्रोसेसिंग फी आप कई सारे कैटेगरी वालों को जो प्रोसेसिंग फी है मतलब रिटन एग्जाम कंप्लीट करने के बाद उनको जो है प्रोसेसिंग फी रिफंड कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ से फी देख सकते हैं। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस जो है मतलब जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, टोटल 48 सेंटर होंगे जितने भी इंडिया में बड़े-बड़े टायर 2 के सिटी है या फिर टायर 1 के सिटी है, बड़े-बड़े सिटी में इसकी एग्जामिनेशन होगी टोटल 48 सिटी में, जिसमें जो मेन-मेन है अगरतला, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, ये सारी सिटी में आपकी एग्जाम होगी, ठीक है? तो आप लोग एक बार सही तरीके से इसको जाँच लें। इसके बाद यहाँ पे सैलरी की बात की गई है तो लेवल 4 की आपको इसमें सैलरी रहने वाली है, जिसमें जो आपकी मिनिमम बेसिक पे है पर मंथ वो 25,500 रुपए की रहने वाली है। और इसमें जो भी अलाउंसेस होते हैं टीए, डीए, ये सारे अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं। सिर्फ इंडियन नेशनल ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी इंडियन सिटीजन जो है वही सिर्फ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 27 जुलाई 2026 से ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, 16 अगस्त 2026 तक चलने वाली है। तो जो-जो मेन-मेन की पॉइंट्स थी उसकी जानकारी हमने आप लोगों को दे दी है। अब आपको और भी डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो इस नोटिफिकेशन के पीडीएफ को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार सही तरीके से चेकआउट कर लें। चेकआउट करने के बाद अप्लाई करने की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूँगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप सीधे इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएँगे। इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन नेम में आईसीआरबी चूज़ कर लेना है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक नज़र आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम वाले कॉलम में आपको कैंडिडेट का फुल नेम डाल देना है। यहाँ पे कैंडिडेट का एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है। सेम मोबाइल नंबर को दोबारा से डालकर यहाँ पे कंफर्म करना है। अब अगर कैंडिडेट का कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पे डालना है। कैंडिडेट का एक्टिव ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है, ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आप इस कैप्चा ऑथेंटिकेशन वाले डैशबोर्ड में चले आते हैं। यहाँ पर ये जो कैप्चा आपको जो भी नज़र आएगा, आपको इस कैप्चा बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है, इस दोनों पे एक ओटीपी रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर आपको ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। मोबाइल पर जो भी ओटीपी आपको रिसीव होगी, वो यहाँ पर आपको डाल के वैलिडेट वाले बटन पर क्लिक करना है। और ईमेल आईडी पर जो भी ओटीपी रिसीव होगी, वो यहाँ पे डाल के वैलिडेट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को यहाँ पे आई एग्री पर चेक कर देना है। इसके बाद जो भी आपको यहाँ पे कैप्चा नज़र आएगा, इस कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे री वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है।
तो री-वेरीफ़ाई वाले बटन पर क्लिक करने के बाद जो भी आपने जो इन्फॉर्मेशन फ़िल की होगी, वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ जाएगी। जिस भी क्वेश्चन के अगेंस्ट फ़िल की होगी, वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही फ़िल की है, तो आपको एक-एक करके सारे बॉक्स को उसके राइट हैंड साइड में आपको एक बॉक्स मिल जाता है, सारे बॉक्स को चेक करना है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। यहाँ भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और जो भी आपका पासवर्ड है वो भी आपको अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर रिसीव हो जाएगा। पर्सनल जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अब यहाँ से सीधा आपको गो टू एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपना जो है पर्सनल डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आते हैं। तो जो भी बेसिक डिटेल्स है जैसे एप्लीकेशन नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर, एग्जामिनेशन नेम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जाती है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना जेंडर चूज़ करना है, यानी कैंडिडेट का जो भी जेंडर है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, वो यहाँ से चूज़ कर लेना है। यहाँ से इस कैलेंडर से कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ है, वो कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेनी है। नेशनैलिटी में ए सिटीज़न ऑफ इंडिया यहाँ पे चूज़ कर लेना है। अब रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर कोई जो मतलब कैंडिडेट का जो भी सोशल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर जो भी है, वो यहाँ से चूज़ कर लेना है। थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद कैंडिडेट का नाम यहाँ पे नज़र आ जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट के फादर का नाम डालना है। यहाँ पे कैंडिडेट के मदर का नाम डालना है। कैंडिडेट का जो भी मैरिटल स्टेटस है, वो हमें यहाँ से चूज़ कर लेनी है, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स जो भी है। इसके बाद कैंडिडेट का जो भी रिलीजन है, वो हमें यहाँ से चूज़ कर लेना है। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है, वो हमें पहले से फ़िल नज़र आएगा क्योंकि हमने पहले से यहाँ पे डाला हुआ था, ठीक है? एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे हम टेस्ट सिटी प्रेफ़रेंस वाले सेक्शन में चले आएँगे। तो जो भी हमारी नियरेस्ट टेस्ट सिटी होगी, जैसे यहाँ पे हम मैक्सिमम 3 स्टेट और 3 स्टेट के भीतर मैक्सिमम 3 टेस्ट सिटी चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वेस्ट बंगाल चूज़ किया है, तो वेस्ट बंगाल के भीतर कोलकाता हमारी टेस्ट सिटी रहने वाली है। इसके बाद अगर मान के चलिए दूसरा हम बिहार चूज़ करते हैं, तो प्रेफर्ड टेस्ट सिटी बिहार में जितनी भी जगह रहेगी, वो हम चूज़ कर सकते हैं। प्रेफर्ड टेस्ट सिटी 3 हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे और टेस्ट सिटी 3 में जहाँ भी जो मतलब ये रहेगा, वो हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। तो मैक्सिमम 3 स्टेट में हम अपने टेस्ट सिटी डाल सकते हैं और हर एक स्टेट में एक-एक टेस्ट सिटी हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो टेस्ट सिटी प्रेफ़रेंस को चूज़ करने के बाद थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब अगर हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, यानी पर्सन विथ डिसेबल कैंडिडेट है, तो यहाँ पे येस करेंगे। अब हमारी जो डिसेबिलिटी है 40% है या फिर बिलो 40% है, वो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी चूज़ करनी होगी, उसकी सब टाइप चूज़ करनी होगी। अब हमें किसी भी तरीके का स्क्राइब चाहिए, तो यहाँ पे येस करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। अगर हमारी डिसेबिलिटी नहीं है, हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है, तो हम यहाँ पे नो वाले बटन पर सिंपली क्लिक करेंगे। थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे हमें अपनी बैंक डिटेल्स हमें देनी होगी, इसलिए क्योंकि हम जब एग्ज़ाम रिटन टेस्ट के लिए अपीयर होंगे, तो हमारा जो प्रोसेसिंग फ़ी है, वो हमें रिफंड होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम देना है, बैंक नेम देना है, बैंक नेम को यहाँ पे कन्फर्म करना है। जिस भी ब्रांच में हमारा अकाउंट है, उस ब्रांच को यहाँ पे लिखेंगे। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा से कन्फर्म करेंगे। इसके बाद बैंक आपकी जो आईएफएससी कोड है, आईएफएससी कोड को यहाँ पे डालेंगे, दोबारा से आईएफएससी कोड को कन्फर्म करेंगे। थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब अगर हम एक्स सर्विसमैन हैं, तो हम यहाँ पे येस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जॉइनिंग डेट डालेंगे, यहाँ पे रिलीविंग डेट डालेंगे, यानी डिस्चार्ज डेट डालेंगे। टोटल सर्विस पीरियड यहाँ पे ऑटोमेटिक काउंट होके चली आएगी। अगर हम एक्स सर्विसमैन नहीं है, तो यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अगर हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है, तो यहाँ पे येस पर क्लिक करेंगे और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर हम नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अगर हम कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, यानी अगर हम पीएसयू, सीपीएसई, ऑटोनोमस सेमी गवर्नमेंट के किसी ऑर्गनाइजेशन में काम करते हैं या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, तो यहाँ पे येस करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे हम नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी हैं और कंटिन्यू 3 साल की सर्विस दी है, तो यहाँ पे येस करेंगे। एम्प्लॉयी आईडी यहाँ पे डालेंगे, ऑर्गनाइजेशन का नाम डालेंगे, जॉइनिंग डेट डालेंगे, टोटल सर्विस पीरियड यहाँ पे हमारी चली आएगी। अदरवाइज़ हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी नहीं है, तो यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो हम यहाँ पे येस करेंगे। स्पोर्ट्स एप्लीकेबल जिस भी स्पोर्ट्स को हम खेलते हैं, वो हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। एड्रेस डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। अब हम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में चले आएँगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें 10th की जानकारी देनी होगी, जिस भी बोर्ड या फिर काउंसिल से हमने 10th का पास किया है, बोर्ड का नाम यहाँ पे देना है। डेट ऑफ पासिंग हम यहाँ पे डालेंगे, डेट ऑफ पासिंग आपके सर्टिफिकेट में रहेगी। इंस्टीट्यूट, स्कूल का नाम हमें यहाँ पे डाल देना है इस कॉलम में। इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो भी सब्जेक्ट हमारी थी, सब्जेक्ट को यहाँ पे डाल देना है। अब हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो भी था, परसेंटेज या फिर सीजीपीए जो भी था, हम चूज कर लेंगे। जितना मार्क्स हमने गेन किया, मार्क्स को हम यहाँ पे डाल देंगे और मैक्सिमम मार्क्स जितनी भी थी ओवरऑल एग्जाम की, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें 12th की जानकारी देनी होगी उसी तरीके से। अब यहाँ पे जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे कि इसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री की जरूरत है, तो यहाँ पे हम ग्रेजुएशन चूज कर लेंगे, या फिर डिप्लोमा इन कमर्शियल सेक्रेटरी से जो भी हमने किया वो यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम, जिस भी यूनिवर्सिटी से हमने किया है, डेट ऑफ पासिंग हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो भी था, जितने मार्क्स हमने गेन किए हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑटोमेटिक काउंट होकर चली आएगी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है हम कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट है, तो यहाँ पे हम यस वाले बटन पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद अगर कोई स्टेनोग्राफर के लिए फिल करना चाहता है, तो उसको ये भी डालना होगा कि 60 वर्ड पर मिनट इंग्लिश स्टेनोग्राफर वो कर पाता है, तो यहाँ पे येस वाले बटन पर क्लिक करना है। अदरवाइज यहाँ जो है आपको मतलब पोस्ट सिलेक्शन के लिए आ जाएगा कि आप कौन से पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करते हैं, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब पोस्ट प्रेफरेंस, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक किया है, तो हम स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ से हम पोस्ट प्रेफरेंस चूज करेंगे, तो हम यहाँ पे असिस्टेंट चूज कर लेंगे। इसके बाद जिस भी मतलब ज़ोन में हम चाहते हैं, जिस भी ज़ोन में हम चाहते हैं, उस ज़ोन को हम यहाँ से चूज कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस 2 डालेंगे, यहाँ से हम यहाँ पे ज़ोन हम चूज कर लेंगे। देखिए हम अपर डिवीज़न क्लर्क जो है वो सिर्फ बेंगलुरु में ही अवेलेबल है। अब यहाँ पे तीसरे पोस्ट को चूज कर लेंगे, ज़ोन प्रेफरेंस हम यहाँ पे हम चूज कर लेंगे, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम जो भी है हम यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को चेक करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम डॉक्यूमेंट और पेमेंट वाले सेक्शन में चले आएँगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है, यहाँ पे हमें कैंडिडेट की जो है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट की सिग्नेचर अपलोड करनी है। थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, कैंडिडेट का नाम यहाँ पे नज़र आ जाएगा, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे नज़र आ जाएगा, जो भी हमारी एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फी है। यहाँ से हम पेमेंट मोड ऑनलाइन चूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले सेक्शन में एक-एक जो बॉक्स है, सभी बॉक्स को चेक कर लेंगे और इसके बाद ये जो कैप्चा नज़र आ रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे और फिर एक बार प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करके प्रीव्यू को देख लेंगे अच्छे तरीके से। प्रीव्यू को देखने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे अगर नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं, तो जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं, उस बैंक को यहाँ पे चूज़ कर लें। अदरवाइज़ किसी दूसरे मोड से पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं, तो उसको चूज़ कर लें। जैसे मैं यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट करना चाहता हूँ, इसके बाद यहाँ पे इसको चेक कर लूँगा यूपीआई को। ये जो कैप्चा नज़र आ रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ आई एक्नॉलेज वाले बॉक्स को चेक करना है और फिर पे वाले बटन पर क्लिक करना है। पे बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे यूपीआई चूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पे हमारे सामने क्यूआर कोड नज़र आ जाएगा। तो इस क्यूआर कोड को यहाँ पे शो क्यूआर वाले बटन पर क्लिक करेंगे, तो हमें क्यूआर कोड नज़र आ जाएगा। उसको स्कैन करके हम ₹500 का या फिर जो भी हमारा एप्लीकेबल फ़ी है, उसको हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद जो भी पेमेंट रिसिप्ट जनरेट होगी, उस पेमेंट रिसिप्ट को हम रख लेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। दोबारा से हम यहीं पर आएँगे, फिर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। इन दोनों को डालने के बाद हम अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएँगे। अकाउंट में लॉगिन होने के बाद हमारा जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको हम डाउनलोड कर लेंगे और अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके रख लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है, तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।